हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने पॉलिटी का एक नया चैप्टर जो कि स्टार्टिंग चैप्टर है उसको लेकर आए हैं। इसमें हम बेसिक से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे कि हमारे संविधान का विकास किस रूप से हुआ था, अर्थात हमारा जब संविधान जो बना है, आज जो बन के तैयार हुआ है, इसका विकास की प्रक्रिया जो थी वो कहां से कहां तक चली थी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, भारत के संवैधानिक जो विकास है इसको हम अध्ययन के रूप में पढ़ने के लिए इसको दो भागों में पहले बांटते हैं। ठीक है, वो दो भाग कौन से हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत, जो 1773 से 1853 तक चलता है। दूसरा आपका ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत, जो 1858 से 1947 तक। यहाँ पे क्राउन शब्द, क्राउन का मतलब होता है यहाँ पे राजा। ठीक है, अर्थात ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार होती है उसके द्वारा शासन के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा होगा कि जो भारत का संवैधानिक विकास था वह स्टार्टिंग में कंपनी के माध्यम से किया गया, अर्थात हमारे भारत पर जो नियंत्रण किया जा रहा था वो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा वो कंपनी के माध्यम से करवा रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी इसका नाम वहां पे रखा गया था। ठीक है, और बाद में जब ये कंपनी का जो नियंत्रण होता है, ब्रिटिश सरकार जब इनसे नियंत्रण अपना हटा लेती है और खुद वहां पे क्या करती है, वो सरकार खुद भारत पर क्या करती है, नियंत्रण का काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाएं तो बीच बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, चार्टर, एक्ट, नियम, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे हम इसका मतलब भी देख लेंगे कि किसका मतलब क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर है, चार्टर। ठीक है, चार्टर का अर्थ होता है कि आपका राजलेख पत्र होता है, अर्थात एक पत्र पे लिखा गया हुआ बहुत सारे नियम कानून, जो एक्ट होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन कानून के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी न किसी भाग पर क्या किया जाता है, वहां पे नियंत्रण किया जाता है। कोई भी, जैसे भारत पे नियंत्रण किया गया, अर्थात ये लोग आके भारत पे व्यापार करते हैं और नियंत्रण का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से वहां पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसका जो प्रारंभ काल होता है वो आपका 1600 ईस्वी से स्टार्ट होता है, अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसी समय से हमारे भारत का संवैधानिक विकास क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1600 ईस्वी में। करता कौन है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना करते हैं वह एक राजलेख, जो पत्र होता है, चार्टर होता है, उस चार्टर पत्र के माध्यम से क्या करती है, वहां पे घोषणा करती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं, जो कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। कल कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, जो कि आपका है, यहां पे हम लिख देते हैं ईस्ट इंडिया ठीक है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या करती हैं, ये इस कंपनी की स्थापना करती हैं और इस कंपनी के माध्यम से वह वहां पे हस्ताक्षर करके, मतलब सारा सिस्टम करके वो भेजती हैं कि ये कंपनी क्या करेगी, पूर्वी देश में, पूर्वी अर्थात अगर पूरे ग्लोब की बात की जाए तो हमारा भारत कहाँ पे है, पूर्व में है। ठीक है, तो पूर्वी में 15 साल लगातार क्या करेगी, वहां पे अपना व्यापार करेगी, उस पर नियंत्रण करेगी। किसके मतलब, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार कंपनी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए भेज रही है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब करती है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के। ठीक, अब ये कंपनी का जब वहां पे निर्माण करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी होता क्या है कि इसमें काफी लोगों का शेयर होता है। ठीक है, और कुछ पूंजी लगती है, तो जो उसमें पूंजी थी वो पूंजी थी 30,133 पाउंड था। ठीक है, इस कंपनी की टोटल पूंजी थी 30,133 और पाउंड। ठीक, और यहाँ पे जो भागीदार थे, वो टोटल जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर जो उस कंपनी में कार्यरत थे, ठीक है, 217 लोग। तो सदस्यों की संख्या टोटल अगर देखा जाए तो भाग लेने वाले 217, और कुल पूंजी देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई उस कंपनी की कुल पूंजी थी वो 30,133 पाउंड थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 कौन किया, ब्रिटिश सरकार, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, महारानी बार बार बोल रहे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, महारानी एलिजाबेथ
प्रथम क्या करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं 31 दिसंबर 1600। पूंजी कितना, 30,133 पाउंड और 217 लोग, ठीक है, 217 लोग, वो लोग क्या थे, शेयर होल्डर थे, ठीक है। तो इतने होल्डर क्या करते उसमें करते हैं। और इसके जो गवर्नर होते हैं वहां पे, सॉरी बोल सकते हैं गवर्नर तो बोलेंगे ही, जो उच्च अधिकारी होते हैं, अर्थात ये 217 में जो आपके लोग होते हैं, जो जितने लोग अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो मुख्य होता था वो गवर्नर और उप गवर्नर होते थे, और 24 उसमें से क्या थे, आपके अन्य सदस्य थे। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य जो कार्यकारी था वो था आपका गवर्नर और उप गवर्नर, ठीक, और उसके 24 अन्य सदस्य थे। बाकी इतने लोग उसमें से क्या किए थे, सब अपना 217 लोग उसमें भाग लेते। 30,133 टोटल उसका कुल पूंजी था, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, अब ये जो नियम यहाँ पे दिए गए हैं तो समय समय पे आते हैं, अलग अलग समय पे। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके जब एलिजाबेथ वहां पे नियंत्रण करने के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत भेजती हैं, तो लोग आते हैं वहां पे व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो वहां से समय समय पे क्या करते हैं, जैसे वहां के ब्रिटिश के जो निदेशक मंडल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से क्या किया जाता है, यहाँ पे निगरानी किया जाता है कि ये लोग जो अपना काम कर रहे हैं सही से कर रहे हैं कि नहीं, ढंग से कर, तो उसका नियंत्रण का काम ब्रिटिश सरकार कर रही है, और कहां से, ब्रिटेन से कर रही है, ठीक है। जो किसके माध्यम से करती थी, एक चार्टर के माध्यम से, राजलेख पत्र के माध्यम से, इनके माध्यम से वहां से वो क्या करती थी, काम करती थी, ठीक है। तो बीच बीच में कई आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का अर्थ भी होता है कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना, नियमित करना, वहां का देखभाल करना, ठीक है। रेगुलेटिंग है पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पे आप ईयर देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। ये सभी क्या है, कानून आते हैं, ठीक। एक चार्टर लेख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वहां पे कानून आते हैं, और कानून में जो दिया रहता है वो पुराने वाले कानून को देखते हुए बनाया जाता है, अर्थात उसमें सुधार किया जाता है। पुराने जो कानून होते हैं उसमें सुधार के उद्देश्य से नए नए एक्ट को वहां पे सामने लाया जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट आता है फिर से नेक्स्ट 1793, ठीक। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इसमें एक आप ट्रिक भी देख सकते हैं, मतलब जनरली इसके ईयर गैप में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंतराल देखने को मिलेगा 11 वर्ष का, ठीक है, 73, 10, 83, 84, ठीक। और यहाँ पे अंतराल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 वर्ष का, ठीक। अब यही 11 और 9 अगर आप जोड़ते हैं तो आएगा 20, 20। अब आप जितने भी देखेंगे तो इसके बीच का गैप कितना मिलेगा आपको, 20-20 वर्ष का मिलेगा, ठीक है। देखिए 20-20 वर्ष का क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। 1773 रेगुलेटिंग है, इसको ये तो सबको याद रहता है, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत आपके कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना भी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है वहां पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक। तो 1773 11 वर्ष, ठीक, अंतर यहाँ पे। और यहाँ पे 9 वर्ष का, यहाँ पे 20 वर्ष का। देखिए 93 20 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे 33 आएगा, 33 में 20 जोड़ेंगे तो 53 आएगा। तो ये 1853 तक क्या होता है आपका, यहाँ पे नियम एक्ट आते हैं। और ये 53 के बाद कब तक चलता है, 1853। और 1858 से, यहां से 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के शासन, अर्थात अब यहाँ पे ब्रिटिश का शासन नियंत्रण क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 1940। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, 1942। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946। माउंट बेटन योजना 1947। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रस्ताव, योजनाएं सब आते हैं जो पुराने नियम कानून में संशोधन करने के उद्देश्य से लाए जाते हैं। और धीरे धीरे सिस्टम बनते बनते यहाँ से हमारे भारत के संवैधानिक जो विकास कहा गया है, ये कहीं न कहीं इसी में व्याप्त है, यहीं कहीं से स्टार्ट होता है। वो हम आपको बताएंगे जब एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये सभी एक्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको कहीं न कहीं वो यहीं में दिखेगा कि हमारे भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी में नजर आएगा, ठीक है। वो कब आएगा, वो आपको जब पढ़ोगे, पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको
दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले एक देख लेंगे। ठीक है, 1726 का भी एक्ट होता है, 1726 का एक्ट होता है। तो आइए देखते हैं हम 1773 के पहले का एक्ट। 1773 के पहले का जो एक्ट है आपको बताया कि वो आपका है 1726 का एक्ट। 1726 एक्ट में होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम करती है भारत पे, तो यहाँ का जो नियंत्रण का काम मेन होता है, जो कानून बनाता है। ठीक, कानून तो ये बनाते नहीं थे, कानून कौन बनाता था, ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश सरकार बनाती थी। तो ब्रिटिश सरकार में कौन बनाता था, ब्रिटिश सरकार के निदेशक मंडल क्या करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, वो क्या करते थे, नियम कानून बनाते थे। लेकिन 1726 में संशोधन किया जाता है। 1726 में जो नियम कानून आता है उसमें वो चार्टर के माध्यम से जो आता है उसमें ये बताया जाता है कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो प्रेसिडेंसियों के ऊपर राज्यपाल हुआ करते थे, तो वो राज्यपालों जो हैं वो खुद अपने यहाँ का क्या बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे। अर्थात 1726 के माध्यम से, 1726 चार्टर के माध्यम से यहाँ के जो प्रेसिडेंसी थे, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये खुद से अपना कानून, नियम कानून क्या करेंगे, बना सकेंगे। अर्थात उनको ये शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले वो शक्ति किसकी थी, तो ब्रिटिश सरकार के जो निदेशक मंडल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको ये शक्ति प्राप्त थी। तो 1726 के माध्यम से क्या किया गया, इनको भी वो शक्ति प्रदान की गई कि कोलकाता, मद्रास और आपके जो है मुंबई प्रेसिडेंसी, ये क्या करेंगे, अपने शक्ति का अपने कानून नियम को खुद से क्या करेंगी, बनाएंगे अपने यहाँ का। ठीक है, जो कंट्रोलिंग का काम है वो खुद नियम कानून बना के क्या करेंगी, वहां पे सिस्टम को करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। अब रेगुलेटिंग एक्ट नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा, ज्ञात हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि रेगुलेटिंग है क्या। तो रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना। अब ये रेगुलेटिंग जो 1773 में आया, तो आया कैसे, कौन लाया। ठीक है, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे, तो उन्हीं के द्वारा एक टीम गठित की जाती है, एक समिति गठित की जाती है जिसका नाम गुप्त समिति था। क्या नाम था, गुप्त समिति। और गुप्त समिति के माध्यम से एक एक्ट पारित किया जाता है, जिस एक्ट का नाम रखा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, और वह 1773 में क्या किया जाता है, लाया जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है क्या, नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण करना, तो भारत और जो ब्रिटिश में कंपनियां काम कर रही हैं, तो कंपनियों के कार्यों को नियंत्रण करना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि भारत तथा ब्रिटिश में, अर्थात दोनों जगह पे, भारत में भी कंपनी के माध्यम से व्यापार करने के उद्देश्य से भेजा गया था, तो भारत में और ब्रिटिश में जो कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं, इनके कार्यों का नियंत्रण जो करना है वो कौन करेगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया जाएगा। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, तो इसमें कई लोग, इनके जो नियम कानून है ये बनाए जाएंगे, और नियम कानून के माध्यम से क्या किया जाएगा, वहां पे रेगुलेट किया जाएगा। और बीच में आगे जगह जगह पे क्या किया जाएगा, वहां पे सदस्यों की संख्या घटाई जाएगी, कहीं बढ़ाई जाएगी, गवर्नर जनरल, उप गवर्नर जनरल, जो ये सब चलते हैं, ये सिस्टम क्या होगा, वहां पे चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि भारत और ब्रिटेन में जो कंपनी कार्यरत है, ठीक है, उसको नियंत्रण करना, उसके कार्यों का नियंत्रण करना, तथा उसमें जो व्याप्त दोष है, ठीक है, मतलब कुछ कमियां हैं इधर उधर की, उन सभी कमियों को क्या करना है, दूर करना है। तो इसके दो मुख्य केंद्र बने, एक तो अपना भारत और एक ब्रिटिश, अर्थात इन दोनों जगह पे ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो नियम कानून था वो उनके कार्यों को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। समझ में आया। ठीक है, तो इस प्रकार जो कंपनी काम कर रही थी, इसके सभी कंपनी के सभी कार्यों का सुपरविजन करने के लिए इंग्लैंड में दो क्या थी, संस्थाएं थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स करके बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल, और दूसरा हुआ स्वत्वधारी करके हुआ। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये उनके ब्रिटिश जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क होता है, उनको क्या करती है, रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, नियमित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें नियम आते हैं, वो नियम कौन कौन से थे, तो नियमों में क्या बदला, मतलब इनमें कुछ मुख्य नियम आते हैं जिनके तहत उनमें फेरबदल किया जाता है। ठीक है,
तो पहला नियम ये था कि वहां के जो निदेशक मंडल थे, निदेशक मंडल में क्या होते थे, उसी में चुनाव किया जाता, निदेशक मंडल से ही अधिकारी चुनाव होता था, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने जाते हैं, अर्थात जिनको CEO कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं निदेशक मंडल जो आपके अभी देखे थे, इसके पहले बताए थे 24 उसमें क्या थे, सदस्य थे निदेशक मंडल में। तो निदेशक मंडल में 24 जो थे, उन्हीं में से क्या किया जाता था, वहां पे जो कार्यकारी CEO को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से। और उसमें दूसरा नियम ये था कि जो कार्यकारी हैं आपके, ये जो 24 सदस्य हैं, उन 24 सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, उनके कार्य करने का, तो उनके कार्य करने का जो समय था उसको बढ़ा दिया गया, वो 1 वर्ष से क्या कर दिया गया, 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, और वहां से जो 24 थे, उनमें से 1/4 सदस्य क्या करेंगे, प्रतिवर्ष क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से ये इसमें क्या था, पहला नियम था। ठीक, अब इसी क्रम में हम देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में यह होता है कि जो आपकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, अभी आपने इसके पहले देखा 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल अर्थात कलकत्ता, वही कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसियां क्या हुआ करती, एक दूसरे में स्वतंत्र थी, अर्थात इनके जो गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे, वो अलग अलग थे। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, इनको स्वतंत्र ना करके तीनों को आपस में मिला दिया जाता है, और इन तीनों को मिलाकर इनका जो मेन गवर्नर होगा वो कौन होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अर्थात तीनों प्रेसिडेंसियों को स्वतंत्र रूप से जो थी उनको आपस में कंबाइन कर दिया गया, मिला दिया गया, और इन पे जो नियंत्रण करेगा अब वो किसके अधीन में रहेगा, तो बंगाल के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अंतर्गत। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें 4 अन्य कार्यकारिणी परिषद के 4 अन्य सदस्य भी उनके साथ नियुक्त किए जाते हैं, जो उनके वर्किंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, किसके, वारेन हेस्टिंग के। ठीक है, वो 4 उनके नाम हैं, उन चारों नामों में एक ट्रिक भी हम बनाए हैं जिससे आपको याद है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वहां पे वारेन हेस्टिंग के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जो 4 थे, उनमें निम्न में से कौन है या फिर कौन नहीं है। ठीक है, तो एक थे फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, कौन, फिलिप फ्रांसिस, एक वारवेल, ठीक है, एक मानसन, एक क्लेवरिंग। ठीक, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। तो इन ये चारों नाम में एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए वो ट्रिक क्या था कि पहला था, इसमें एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। पहला फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मानसन, चौथा क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल। ठीक है, तो आपको याद कैसे रहेगा ये आप देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जो वारेन हेस्टिंग क्या थे, वारेन हेस्टिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वारेन हेस्टिंग जो वहां के बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, तो उनके ये 4 क्या थे, कार्यकारिणी सदस्य, यहाँ पे लिख सकते हैं कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। ठीक, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। ठीक, तो कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल। अब इसमें ट्रिक क्या है कि फिलिप फ्रांसिस, फिलिप एक कंपनी, फिलिप्स कंपनी आप सुने होंगे, फिलिप नाम की। ठीक है, तो फिलिप्स कंपनी है वो कैसी है, क्लेवरिंग, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चालाक। फिलिप फ्रांसिस कंपनी क्या है, बहुत ही चालाक है। ठीक, और वो चालाक है तो मानसन अर्थात मानसून देखकर वारवेल, वार मीन्स क्या होता है, युद्ध करना, वेल मतलब घंटी बजाना, अर्थात फिलिप्स कंपनी काफी चालाक है, क्लेवरिंग। ठीक है, जो मानसून देखते हुए क्या करती है, वारवेल मतलब युद्ध की घंटी बजा देती है। ठीक, अर्थात फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल। फिलिप कंपनी बहुत चालाक है, क्लेवरिंग जो मानसून देखते हुए क्या करती, वारवेल की घंटी, युद्ध की घंटी क्या करती, बजाती। तो इस प्रकार से ये जो आपके चारों हैं ये कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें आपके 4 नाम है। वारेन हेस्टिंग क्या होते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ये नियम क्या किया जाता है, उसमें भी ऐड किया जाता है, अर्थात इसमें बना दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, और नेक्स्ट 1773 के बाद 74 में, ठीक है, 1774 में, तो वहां पे कलकत्ता में क्या किया जाता है, अर्थात कोलकाता, ठीक, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अर्थात आप यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 1774। ठीक है, जो कहां पे हुआ, बंगाल के
कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में 1774। और इसमें जो आपके ये स्थापना होती है, ठीक है, ये आपका इसमें 3 जो है न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, तो 3 जो थे यहाँ पे न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश, ठीक है, 3 न्यायाधीश जो कौन कौन थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 वहां के क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो होती हैं वो सर एलिजा सर एलिजा इम्फे, ये वहां की मुख्य न्यायाधीश थी। क्या थी, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्फे, ठीक। वहां के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774, ठीक है। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, सहायक के रूप में होते हैं जो न्यायाधीश, वो कौन थे, तो चैम्बर, लेमेस्टर, हाइड, ठीक है, चैम्बर, लेमेस्टर, हाइड, ये 3 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और ये क्या होते हैं, सर एलिजा इम्फे क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में क्या किया जाता है, इतने बदलाव वहां पे चेंजिंग लाए जाते हैं। और वहां एक अन्य नियम और भी आता है कि जो कंपनी में जो कार्यरत हैं, जो कंपनी में अपना काम कर रहे हैं, उसमें जिनके पास लाइसेंस होगा वही क्या करते हैं, भागीदारी में काम कर सकते हैं, अर्थात व्यापार वो कर सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसमें नियम क्या क्या थे, तो आपने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट वाला जो चलेगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट में आपने 3-4 देखा यहाँ पे है। फिर आगे ब्रिटिश क्राउन के शासन जो चलेंगे, गवर्नमेंट, ये सब। तो इन सभी अधिनियम नियम को एक एक करके हम ऐसे समझते हुए चलेंगे। और जहां जहां पे हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा वर्ड कंफ्यूजन है, वर्ड टॉपिक थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो हम वहां पे आराम से ट्रिक को लाएंगे और आपको आसानी से क्या कराएंगे, वहां पे क्लियर कराएंगे। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, जहां पे हम आपको पूरा डिटेल किए हैं, ठीक है, विस्तृत से बताए हैं। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखना ये ट्रिक में। फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन वारवेल, अर्थात फिलिप्स कंपनी बहुत चालाक है, क्लेवरिंग है, काफी क्लेवरिंग। मानसून देखकर वारवेल अर्थात युद्ध की घंटी क्या करती है, बजा देते, ठीक है। वारेन हेस्टिंग कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं वहां पे, ठीक है। और उन्हीं के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में ये चारों क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास आपके सामने हमने यहाँ पे जिक्र किया, उसको रखा, काफी हद तक कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी का जो है अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।